नहीं माँ, मुझे नहीं जाना है। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। नहीं माँ, मुझे नहीं जाना है। ऐसा बड़बड़ाते सुधा की आंखें खुल जाती है और घबराकर उठकर बैठ जाती है। ज्यों ही उसने अपने पैरों को मोड़ना चाहा तो जंजीरों की आवाज़ से उसका जिस्म सिहर उठा। हाँ, जंजीरों की आवाज़ थी जो सुधा के पैरों में बंधी थी। गुलामी की जंजीर, जिस्म नोच खाने वालों की जंजीर। घोर अंधकार था उस कमरे में। एक छोटी सी खिड़की थी, सिर्फ थोड़ी सी रोशनी आने के लिए। बिल्कुल खाल कोठरी सी थी। पता नहीं कितने महीनों से कैद में थी सुधा। सुधा 15 साल की सांवली, नाक नक्श खरे खरे, लंबे बाल, छरहरा बदन, आवाज़ की मधुर लड़की थी। माता पिता, एक भाई और एक छोटी बहन के साथ एक छोटे से गांव शिवहर में रहती थी। पिता का एक छोटा सा खेत था। घर का गुजारा जैसे तैसे चल जाता था। कभी कभी तो भूखे पेट सो जाते थे, तो कभी कभी अपने रिश्तेदारों से मांग कर पेट भर लिया करते थे। समय के साथ परिवार के खर्चे बढ़ने लगे, बच्चे बड़े होने लगे थे और दूसरी तरफ सुधा के पिताजी काम धंधा छोड़कर जुआ खेलने और दारू पीने में लग गए थे। अब तो हालत ये हो गई थी कि कई कई दिनों तक घर में चूल्हा नहीं जलता था। ऐसी परिस्थिति देखकर संतोष जी, सुधा की माँ, परेशान रहने लगी। सुधा के पिताजी ने तो जैसे घर से संन्यास ही ले रखा था। एक दिन संतोष जी ने राम जी से कहा, सुनो जी, अब ऐसे घर नहीं चलेगा। या तो आप कोई नौकरी कर लो या हमें ही काम करने दो। राम जी ठहरा मर्द जात, वो कहाँ काम करने देता अपनी पत्नी को। उसने कहा, ठीक है, मैं कुछ करता हूँ, मुझे थोड़ा वक्त दो। राम जी अपनी टोली के पास गया और अपना दुखड़ा सुनाया। उसी में से एक व्यक्ति था, केदार। उसने राम जी को कहा, राम जी, तुम ज़्यादा सोचो नहीं, हम हैं ना। केदार को राम जी की बेटी सुधा बहुत पसंद थी। उसकी नज़र सीधा सुधा पर आकर रुक गई थी। केदार ने राम जी से कहा, मेरा एक दोस्त है राजेश, शहर में रहता है, काफ़ी पैसे वाले लोग हैं, उनसे बात करता हूँ सुधा के लिए। राम जी ने भी केदार की बात सुनकर हामी भर दी। केदार मन ही मन खुश हो रहा था। जैसा चाह रहा था वैसा ही हो रहा था, क्योंकि उसे सुधा पे उसकी नज़र काफ़ी सालों से टिकी हुई थी और मन ही मन उसमें पैसे का भंडार दिख रहा था सुधा के अंदर। केदार ने राजेश से बात किया और राजेश मान गया सुधा को खरीदने के लिए। केदार ने राजेश को 50,000 में सुधा को बेच दिया। राजेश ने तुरंत 50,000 रुपये दिए और सुधा को कल तक लाने का आदेश दिया। खुशी खुशी केदार राम जी और संतोष जी के पास गया और संतोष जी के हाथ में पैसे थमा दिया। राम जी और संतोष जी पैसे को देखकर बहुत खुश हुए। उन्हें लग रहा था सुधा अच्छे घर में जा रही है और खुश रहेगी, वहाँ काम 2 वक्त के का काम करेगी और जीवन गुजारा हो जाएगा। उन लोगों को कहाँ पता था कि केदार और राजेश के बीच क्या बात हुई थी। राम जी को थोड़ा बहुत अंदाज़ा था कि सुधा को बेच दिया है केदार ने, क्योंकि पहले भी ऐसी हरकतें कर चुका था। वो बहुत सी मासूम लड़कियों को सरेआम बेच चुका था इन जिस्म फरोशी के कारोबार में। फिर भी राम जी खुश था, क्योंकि उसे खाने पीने और खेलने के पैसे मुफ्त में मिलने वाले थे। केदार संतोष जी को बोला, सुधा को जल्दी तैयार कर दो, वे लोग लेने आने वाले हैं। सुधा और संतो को ये बात कुछ अटपटी लगी। फिर भी संतो ने सुधा का सामान बांधा और सुधा को तैयार करने लगी। सुधा उदास थी, मन में कुछ शंका थी, डरी हुई थी, न जाने की जिद बार बार अपनी माँ से कर रही थी। माँ, मैं नहीं जाऊँगी। माँ, मुझे नहीं जाना, मुझे यहीं आप लोगों के साथ रहना है। मैं कैसे रहूँगी वहाँ?
मुझे नहीं जाना। तभी दरवाजे पर एक गाड़ी आकर रुकती है। डर के मारे सुधा के दिल की धड़कनें बढ़ जाती है। वह संतोष जी के पीछे छुप जाती है, पर जो बिक गया वो कहाँ अपना था। अधिकार तो अब उसका था, उस खरीदार का था जिसने उस मासूम सी लड़की की कीमत लगाई थी। 4 लोग अजीब दिखने वाले गाड़ी से उतरे और सुधा को जबरदस्ती पकड़ के बैठा लिया। सुधा जोर जोर से रोती रही। उसके हाथों को जबरदस्ती संतोष जी के हाथों से छुड़ा लिया गया। जाना तो था ही सुधा को, क्योंकि वो बिक जो चुकी थी। 2 घंटे बाद वो एक सुनसान हवेली में पहुंची, जहां पहले से ही और भी खरीदार मौजूद थे। हर रात नया खरीदार, हर रात एक नई कहानी। अभी तो सुधा महज 15 साल की ही थी और उसकी बोली लगाई जा रही थी। ये कैसी व्यवस्था थी इंसानों की, इंसानियत जैसे मर चुकी थी। पहली रात सुधा को बहुत सुंदर से तैयार किया गया। जोर जबरदस्ती के साथ उसे रॉड से मारा गया, उसे हाथ पर जलाया गया, क्योंकि वो तैयार होने से बार बार मना कर रही थी। सुधा को अधमरा करके राजेश के कमरे में भेजा गया। सुधा के साथ राजेश ने वो सब किया जो इंसान को शर्मसार कर दे। उसके पूरे बदन पर दांतों से काटा गया, उसके शरीर को बार बार तोड़ा गया, सुधा के कौमारी को ताड़ ताड़ किया गया। सुधा का चेहरा सूज गया था। उसके अधमरे जिस्म को राजेश ने नोच नोच कर खा लिया। उसने मर्दांगी की सभी हदों को पार कर दिया था। रात भर सुधा दर्द और तकलीफ़ों से कहराती रही। जिस्म की मांसपेशियां दर्द से टूट रही थी। खून से सने चादर से खुद को समेट रही थी। आंखों के आंसू गुहार लगा रहे थे। हर रात उसे एक नए शख्स के साथ अपने जिस्म को खिलाने के लिए तैयार करना पड़ता था। हर सुबह उसे उस जंजीरों से जकड़ा जाता था जैसे कोई जानवर को जकड़ा जाता है। हर रात उसकी बोली लगाई जाती थी। हर रात उसकी कीमत बढ़ जाया करती थी, पर सुधा की नज़रों में वह हर रात गिरती जाती थी। खुद से नज़रें मिलाने के काबिल नहीं बची थी। एक नन्ही परी कब एक जिस्म फरोशी के धंधे में आ गई, पता भी नहीं चला। हर रात सपने में वह डर कर उठ जाया करती थी और गुहार लगाती थी इस दलदल से निकलने की, पर उसे सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। थी एक माँ जो अब पराई हो चुकी है, एक पिता जो उस पिता होकर भी पिता नहीं कहलाया। जिस कोख ने जन्म लिया उसने ही बेच दिया सरे बाजार एक मासूम की ज़िंदगी को। क्या ये गरीबी अभिशाप है? लोग जानबूझकर या गलती से इस गलती का साथ देते हैं। न जाने हजारों मासूम नाबालिग लड़की या इस जिस्म फरोशी की दुनिया में घुस जाती हैं, अपने तन को बेचकर अपना और अपने परिवार का गुजारा चलाती हैं। कोई मजबूर रहता है तो कोई हालातों से, कोई रिश्तों की खातिर बिक जाती है।